अच्छा बेटा, हम लोग अपना काम वहीं से कंटिन्यू करें जो हमने कल की क्लास में किया था। और कल की क्लास में हमने पेज नंबर 4 पे थे और पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था हमने, और क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ए और बी सॉल्व करने से पहले हमने एक बात डिस्कस की थी कि रीवैल्यूएशन मॉडल में जब भी डिसमैंटलिंग प्रोविजन में या डिसमैंटलिंग लायबिलिटी में जब भी कोई चेंज आएगा और अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं रीवैल्यूएशन मॉडल, तो डेबिट या क्रेडिट पीपीई नहीं कराया जाएगा। डेबिट या क्रेडिट जो होगा वो आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस होगा। कॉस्ट मॉडल में क्या डेबिट और क्रेडिट होगा प्रोविजन के बढ़ने या कम होने से? पीपीई। और रीवैल्यूएशन मॉडल में हम पीपीई को डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे। क्या डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस। वो अभी हम काम देखने जा रहे हैं। तो कल हमारे सामने सवाल तो आ गया था, लेकिन हमने रिक्वायरमेंट ए और बी सॉल्व नहीं की थी। ठीक है जी, तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं। और इसका आपके पास सॉल्व हुआ है ना, जो एक पार्ट किया था हमने अपने एंड पे, ऐसा है? चले जी, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, बताइए। इसमें हमारे पास पीपीई है और प्रोविजन है। पहले मैं बोर्ड पे काम करूंगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा। बताइए, कॉस्ट कितनी है जी? 250। और डिसमेंटलिंग कॉस्ट का की जो प्रेजेंट वैल्यू है 20, ये 20 आ गया। और कोई डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वगैरह है? नहीं है। तो ईयर 0 पे हमने कितने पे रिकॉर्ड किया? 270, और ये हो गया 20। अच्छा जी, फिर क्या हो रहा है? फिर डेप्रिसिएशन हो रहा है। डेप्रिसिएशन ईयर 1 का कितना? 54। और फिर आपके पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, 216। और ये कितना हो गया? 22। ठीक है जी। अब ये जो आ रहा है हमारे पास 3112x1 है। 3112x1। हमने अब क्या करना है? बोलिए शाबाश। अब हम क्या करेंगे? एसिड को रीवैल्यू कराएंगे। एसिड को जब हम रीवैल्यू कराएंगे तो मुझे बताइए, एसिड की फेयर वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 244। ठीक है जी। तो 216 और 244 के दरमियान डिफरेंस कितना आया? कितना? 28 का डिफरेंस आ गया। ठीक है जी। और हमने यहाँ पे एक रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से कॉलम खोल दिया, और ये जो 28 है वो और कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक। अच्छा जी, तो ये हो गया 28। इसके बाद हमने क्या करना है? अपनी जो डिसमैंटलिंग लायबिलिटी है उसको रीमेजर करना है। जब हम डिसमैंटलिंग लायबिलिटी को रीमेजर कर रहे हैं तो बताइए, ये जो वैल्यू आई थी ये कैसे आई थी? बता सकते हैं आप? हमारे पास कितना था? 32.2। 32.2 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 4। ठीक है जी। और अब हमारे पास जो लायबिलिटी दिख रही है वो कितनी दिख रही है बताएंगे? 40.4, 1.1 की पावर 4। हाँ जी, 27.6। 5.6 से क्या हुआ? इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज हुआ यानी कि एंट्री क्या बन रही होगी हमारे पास? प्रोविजन क्रेडिट हो रहा होगा कितने से? 5.6 से। और हम लोग पीपी को डेबिट नहीं करेंगे, हम लोग क्या डेबिट करा देंगे? रीवैल्यूएशन सरप्लस। कल भी हमने जो अपनी एंड पे एक रिक्वायरमेंट की थी कि हमने बात की थी कि अगर चलो कॉस्ट मॉडल की तरह रीवैल्यूएशन मॉडल में भी पीपी को डेबिट या क्रेडिट कर रहे होते तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या आता? हमने देखा कि सर हमने 2 एंट्रीज बनाई, कैंसिल आउट हो गया। जहां पीपी डेबिट हुआ और पीपी क्रेडिट हुआ तो पीपी का इफेक्ट जो था वो नॉक ऑफ हो रहा था, नलिफाई हो रहा था। अच्छा जी, तो 5.6 से प्रोविजन हुआ क्रेडिट,
और 5.6 से रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बोलिए कितना आ गया 22.4 और यहाँ पे कितना रहा 244। तो ये जो अमाउंट आ रहा है 31/12/X1 पे, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट किया जाएगा। पीपी कितना 244, प्रोविजन कितना लायबिलिटीज में 227.6 और रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ जाएगा आपका 22.4। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। ये कौन सा था हमारा पार्ट, ये कौन सा पार्ट था जिसमें हम लोगों ने क्या किया, बोलिए एसेट को पहले रीवैल्यू किया और फिर डिसमेंटलिंग लायबिलिटी को हमने रीमेजर किया। पहले रीवैल्यू किया और उसके बाद डिसमेंटलिंग लायबिलिटी को हमने रीमेजर किया। और बी पार्ट हम देखते हैं, यहाँ पे बी पार्ट में हम अपना काम जो है वो स्टार्ट ले लेते हैं, पीपीई, प्रोविजन और रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा जी 216 से स्टार्ट ले लेते हैं हम लोग। थैंक यू, 216 से स्टार्ट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ तक का जो काम है सारा, यानी कॉस्ट से लेके यहाँ तक का इंटरेस्ट तक का जो काम है वो सारे का सारा सेम है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग देखते हैं कि पहले रीमेजर करते हैं और फिर रीवैल्यू करते हैं तो क्या कोई डिफरेंस आएगा भी या नहीं आएगा, आइए इस सवाल का जवाब लेने जा रहे हैं। तो पहले रीमेजर कर रहे हैं और फिर क्या करेंगे, रीवैल्यू करेंगे। ये कितना आ जाएगा 27.6, इसमें कोई एतराज नहीं है। बोलिए कितना है 22 और 27.6 कितना 5.6। इसका मतलब हुआ कुछ यूं कि हमारे सामने प्रोविजन तो बढ़ गया, कितने से 5.6 से आपका प्रोविजन जो है वो बढ़ गया। अब सर हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस तो कोई मौजूद है ही नहीं, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो इसी के साथ रीवैल्यूएशन सरप्लस / P&L लिख दें आप, या तो आप P&L अलग से मेंशन कर दें यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, P&L नेगेटिव में चले जाएगा 5.6, तो ये क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा कितना 5.6, ठीक। अच्छा जी ये कितना हो गया 5.6 यहाँ पे आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस कुछ भी नहीं है, कितना आ गया 216। ये हमने पहले क्या किया, डिसमेंटलिंग लायबिलिटी को रीमेजर किया, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, रीवैल्यू कर रहे हैं। देखते हैं रीवैल्यू करने पे क्या मामलात होते हैं। 31/12/X1 पे बताइए कितना 244, तो 216 और 244 का डिफरेंस 28, तो ये तो आ गया आपके पास गेन, ठीक है जी। फिर अब बताइए ये जो गेन है 28 का, हम क्या करने वाले हैं, वो जो करने वाले हैं वो आपको खुद भी पता है, हम क्या डबल एंट्री बनाने वाले हैं। क्या डबल एंट्री बनाने वाले हम लोग, शाबाश बताइए। पीपीई तो डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा 28 से। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा कितने से 5.6 से, 5.6 से। तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आ गया 0, और यहाँ पे अब रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो क्रेडिट कितने से हो जाएगा, कितना डिफरेंस 22.4। तो यहाँ पे कितना आ गया यहाँ पे आ गया 22.4। ये कितना रहा 27.6, 22.4। हमने इन वैल्यूज से जब कंपेयर किया तो यहाँ भी देखिए 244, 27.6 और 22.4 सेम वैल्यूज आ रही हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पहले रीवैल्यू करो फिर रीमेजर करो, या पहले रीमेजर करो फिर रीवैल्यू करो, आपके फाइनल एक्सट्रैक्ट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना। जल्दी से देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल प्लीज आप लोग चेक करें। अगला सवाल आप लोग देख लीजिए, अगला सवाल आप लोग ट्राई कीजिए। मैं बोर्ड रब कर दूं, लेफ्ट वाला पार्ट में रब कर रहा हूं, राइट वाला आप लोग कर रहे होंगे। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें हम लोग। अच्छा X1 में रीवैल्यू हुआ है और फिर आपका अगले साल पीपी। तो अब आपको ये बात तो समझ आ गई कि पहले रीवैल्यू, अच्छा अगर सेम डेट पे रीवैल्यूएशन भी है और रीमेजरमेंट भी है लायबिलिटी का, तो यहाँ पे आप किसी को भी पहले काम कर लो, कोई एंड रिजल्ट में फर्क नहीं आता। लेकिन यहाँ पे अगले सवाल में जो क्वेश्चन 3 है, इसमें पहले क्या हो रहा है, पहले X1 में क्या हो रहा है रीवैल्यू। ये नहीं कि X1 में रीवैल्यू हो रहा है तो फिर हम X2 में जो है वो पहले
वहां पे ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पीपी हमारे पास प्रोविजन है और रीवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ जी, तो हमारे पास कॉस्ट बोले 100, डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 20, 120, ये 0। हाँ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मुझे बताया नहीं आपने। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट 150, 20, ये 0। फिर बताइए जल्दी, डेप्रिसिएशन X1 का कितना 30, इंटरेस्ट 2, 40, फिर $2.2। अच्छा जी, एक्सेस कितना 40 डिवाइडेड बाय कितना 30। अच्छा जी, फिर क्या चल रहा है, पीपी प्रोविजन और रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ जी, प्रोविजन अब कितना हो गया, ये प्रेजेंट वैल्यू बता रहे हैं आप 37 और 1.1 की पावर 28, 28 ही रहने दें, 28.1 है, ठीक है जी। क्या कर लें, चलें 28.2 कर लिया, 24.2। अच्छा प्रोविजन क्या हो गया, बढ़ गया, और 4 जो है वो यहाँ से माइनस करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कितना है 120, तो 31, 12 X2 पे ये वैल्यूज आ जाएंगी। हमने यहाँ पे बनानी है एंट्रीज, एंट्रीज ज़रूर प्लीज़ बना लीजिए, क्योंकि सारी चीज़ों का जो हासिल करदा मकसद है वो एंट्रीज हैं। अच्छा ये एंट्रीज कब की बनानी है, X1 और X2 की बनानी है। ईयर 0 पे पीपी डेबिट 150, कैश क्रेडिट 120 और प्रोविजन क्रेडिट 30। ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन और अलाउंस 30, फिर इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 2, फिर पीपी डेबिट। वो वाला काम ना भी करें तो खैर है कि वो अलाउंस को ख़त्म कर रहे हैं, और किधर वो आगे पीछे हो गया ना चीज़ें। ये कितना 130 और 20, थैंक यू। नॉर्मली हमारी तरतीब ये हो रही होती थी कि क्या कॉस्ट आई, फिर नीचे हम लिखते थे डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और फिर आता था हमारे पास डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, फिर
ईयर 2 में क्या होगा? डेप्रिसिएशन, अलाउंस 40, इंटरेस्ट 2.2, प्रोविजन 2.2 और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट कितना? 10 और फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 4। आगे बढ़िए, अगला सवाल जो है देखता हूँ। अगर इसमें, हाँ ये छोटा सवाल है, इसमें इतनी लंबी स्टोरीज नहीं है, सिर्फ आपने क्विकली यहाँ पे बना लेनी है, जर्नल्स बना लेनी है। और बोला गया है कि पहले रीवैल्यू, फर्स्ट रीवैल्यू कराएं और फिर रीमेजर करें, यानी कि इतना लंबा कोई आपने वर्किंग नहीं करनी है। ऑलरेडी आपको पीपी के कैरिंग अमाउंट गिवन है, रीवैल्यूएशन सरप्लस का भी बैलेंस गिवन है, प्रोविजन का भी बैलेंस गिवन है। इसका मतलब हमें बैलेंसेस गिवन है और फिर ईयर एंड में बता दिया कि रीवैल्यू होकर 1100 पे आ गया और प्रोविजन जो है बढ़ के 410 पे आ गया। तो हमें सिर्फ जो जर्नल्स बनानी है वो रीवैल्यूएशन की बनानी होगी, और यानी कि दो जर्नल्स बननी है, दोनों सिनेरियो में दो जर्नल्स बननी है। प्लीज स्टार्ट करें, दोनों सिनेरियो में दो जर्नल्स बननी है। बोर्ड अप कर दूं? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4। यहाँ पे पीपीई, प्रोविजन और रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। गिवन कितना है? गिवन बैलेंस कितना है? 800, 90, 240। अच्छा जी, पहले रीवैल्यू कराते हैं फिर रीमेजर करते हैं। $1100 कितना? 300, ये गेन आ गया और ये भी कितना आ गया? गेन 240 और 390। अब रीमेजर कर रहे हैं। बैलेंस 31/12, मतलब यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, बैलेंस जो आ जाएगा ये तो अपनी जगह 1100, प्रोविजन 410, 170 से आपका प्रोविजन बढ़ गया और 170 से आपका ये कम हो गया, 220। एंट्रीज बताइए, यहाँ पे दो बनेगी खाली। पहली एंट्री बनेगी पीपी डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, और जो दूसरी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितना? 170। जो बी रिक्वायरमेंट है उस पर आ जाइए, पीपीई, प्रोविजन और रीवैल्यूएशन सरप्लस। गिवन है 800, 240, 90। हाँ जी, ये 800, 410, 170। अब मुझे पीएनएल में जाना पड़ेगा। पीएनएल यहाँ से कितना 90 ख़त्म हुआ और यहाँ पे कितना 80 पीएनएल में नेगेटिव में चले गया। हम रीवैल्यूएशन सरप्लस स्लैश पीएनएल डाल के भी इन दोनों कॉलम्स को मर्ज करके भी काम चला सकते थे। यहाँ पे टोटल कितना आ जाता? 170 आता। ऑब्वियस ही बात है कि 170 जो आ रहा होता है 90 माइनस 170 कर रहे होते तो डिफरेंस कितना आ रहा होता? 80 का आ रहा होता, और 80 जो है वो कहाँ पे जा रहा होता? पीएनएल में जा रहा होता। दोनों कॉलम्स को हम मर्ज भी कर सकते हैं। आरएस और पीएनएल की बात की जा रही है। ये आ गया 80। फिर बोलिए, रीवैल्यू किया कितने पे आ गया? 1100। हाँ जी, 1100 ये आ गया, 300 ये हुआ गेन,
क्या किया जाएगा? इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ये 0 और 220। जर्नल्स बना लीजिए। क्या हो जाएगा? तो दूसरी जर्नल बनेगी 300 220। चलें आगे बढ़ें। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। यहाँ पे देखिए SOFP का एक्स्ट्रा गिवन है और PP की कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस गिवन है, प्रोविजन गिवन है, यानी कि वही तीनों बातें गिवन है। और ईयर एंड पे हमें यहाँ पे फेयर वैल्यू एसेट्स की नहीं दी हुई, फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की दी हुई है। और नेट एसेट्स कैसे आते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट्स। और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग इंक्रीज होके 410 पे आ गया। पहले बोलता है कि रीवैल्यू करो और फिर रीमेजर करो। यहाँ पे इस सवाल में सिर्फ एक चीज़ समझने की है, वो क्या कि पिछले सवाल में हमें फेयर वैल्यू गिवन होती थी एसेट्स की या लायबिलिटीज़ की, यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू दी हुई है नेट एसेट्स की। तो हम लोगों ने यहाँ से कुछ वर्कआउट करके मालूम करना होगा कि फेयर वैल्यू एसेट क्या है और फेयर वैल्यू लायबिलिटी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5। हाँ जी, क्या करें? यहाँ पे PP है और प्रोविजन है और रीवैल्यूएशन सरप्लस, वही तीनों बातें। गिवन कितना है? 800 240 90। ठीक है जी। पहले हम रीवैल्यू कराएंगे, बोला गया है रिक्वायरमेंट में, और उसके बाद फिर क्या कराया जाएगा? उसको रीमेजर कराया जाएगा। बताएं फेयर वैल्यू ऑफ क्या गिवन है? नेट एसेट्स गिवन है। फेयर वैल्यू एसेट में से फेयर वैल्यू लायबिलिटी क्या की जाएगी? माइनस। तो क्या आ जाएगा? फेयर वैल्यू आ जाएगी नेट। तो कौन सी गिवन है? कितना? 690। अब बताइए ये और ये, इन दोनों में से आपने मुझे बताना है। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स तो 690, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग इंक्रीज टू 410, यानी कि ये भी हमें क्या बता रहा है? क्लोजिंग ही बता रहा है 410। तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा? 690 और 410 कितना हो जाएगा? 690 प्लस 410 1100। सवाल ये पिछले वाला ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट अवे फेयर वैल्यू नहीं दी हुई, यहाँ पे फेयर वैल्यू नेट एसेट्स निकाल के दे रही है। तो फेयर वैल्यू नेट एसेट जब निकाल के दी हुई होगी तो हमने इस तरह से कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले हम लोगों ने क्या करना है? यहाँ 1100 आ गया। अच्छा जी, 300 और 300 240 और 390, ये वैल्यूज अभी थोड़े देर पहले हमने देखी थी। और फिर जब हम लोग रीमेजर करेंगे तो बताइए शाबाश। प्रोविजन कितना है? 410। ये तो 1100 रहेगा। कितना? 170। क्या हो जाएगा? प्लस और यहाँ से माइनस 220। एंट्री क्या बन जाएगी? PP डेबिट। मैं एंट्री वर्बली बता रहा हूं। PP डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 300 से। फिर क्या होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा। कितने से? 170 से। इसकी ये एंट्रीज बन जाएंगी। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन क्रेडिट 170। ठीक है जी। इस टाइम से पूछा SOFP में कितना जाएगा? SOFP में नजर आ रहा है आपको? वर्किंग से ही नजर आ रहा है। SOFP में हमारे पास PPE कितना?
1100 प्रोविजन, ये एसेट में आ रहा होगा। लायबिलिटी में कितना आ रहा होगा? 410, और रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में आ रहा होगा कितना? 220। एसओएफपी में ये कुछ जाएगा। बाकी इसका बी रिक्वायरमेंट पता है आपको क्या करनी है, कैसे करनी है। ठीक है जी, अगले सवाल पे आ जाइए, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो है हमारे पास पास्ट पेपर्स के सवाल आ रहे हैं ना। पास्ट पेपर के सवाल में थोड़ा सा टाइम लगता है हमें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट had a useful life of 5 साल when it was purchased on 1 जुलाई 2015. The carrying value of plant and related revaluation surplus included in financial statement are 135.4 million after depreciation for the year ended 30 June 17 and rupees 3.15 million after transferring incremental depreciation for the year ended 30 June 2017 respectively. बताइए एसेट एक्वायर कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। लाइफ कितनी थी बोलिए? 5 साल। और जुलाई 15 से 30 जून 16 1 साल हुआ। 1 जुलाई 16 से लेके 30 जून 17 कितने हो गए? 2 साल। डन है। अच्छा जी, हमें यहाँ पे बता दिया है कि 30 जून 17 पे हमारे पास पीपी की वैल्यू दी हुई है कितनी? 135.4 दी हुई है पीपी की वैल्यू दी हुई है, और हमें यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस भी बताया हुआ है। बोलो कितना? 3.15। यानी कि जिस तरह से अभी हम सूरत हाल का जायजा ले रहे थे, लिख रहे थे गिवन गिवन, जैसे आपके सामने ना गिवन है 800, गिवन है 240, गिवन है 90, तो यहाँ पे भी हमें 30 जून 17 पे जो गिवन है पीपीई का वो एक 35.4 है, रीवैल्यूएशन जो है वो 3.15 है। और अच्छा जी, बताइए प्रोविजन कितना होगा? मेरा आपसे सवाल है, 30 जून 17 पे प्रोविजन कितना होगा? कितना होगा? आपने बताया 23.8, बाकी लोग बताइए। हाँ 3 साल। मैंने इस बात को शुरू में हाईलाइट कर लिया था कि टोटल लाइफ थी 5 साल, 2 साल गुजर गए, अब मजीद कितने साल रह गए? तो दूसरे साल के एंड में हम लोग लाइबिलिटीज की प्रेजेंट वैल्यू का निकालना चाहेंगे, तो क्या किया जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 3 कर देंगे। सर ये 30 कहाँ आया? 30 कहाँ से आया? ये अगला पैराग्राफ जो है ये हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने देख लिया था तो उन्होंने 30 डिवाइड बाय 1.08 की पावर 3 किया, तो हमारे पास डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई 30 जून 2017 पे। तो इस सवाल में तो हमें आसानी कर दी थी, 1 2 3 चीजें दे दी थी। यहां पे हमें 2 चीजें दी हुई हैं, तीसरी चीज गिवन नहीं थी, हमने मालूम कर ली। सवाल का नाम क्या है? ये पास पेपर तो खैर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे पीपीई पीपीई है और रीवैल्यूएशन सरप्लस है और प्रोविजन है जी। 135.4, 3.15, 30 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 3, 23.8। यहां से आपको सवाल शुरू हुआ। At 30 June, dismantling cost relating to a plant has increased from initial estimate of 30 to 40. ठीक है जी। Fair value of the plant on that date was assessed at 112 million net of dismantling cost. Net of dismantling cost. ठीक है, यानी कि कॉस्ट माइनस हम लोग कर रहे हैं, एसेट में से माइनस कर रहे हैं लायबिलिटीज। वो वाली बात को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया था। ये 2 सवाल करने के बाद जो अगले सवाल पे हम जाएंगे उसके अंदर मैं थोड़ा सा साइलेंट रहूँगा, आपने उस सवाल को देखना हो, क्योंकि आप सवाल का इसमें देख सकते हैं, आगे भी नज़र आ रहे हैं।
ज्यादा वेटेज नहीं है, टेस्टिंग लेवल इसका 1 ही है। चले जी, नेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इंक्रीज इन डिसमेंटलिंग लायबिलिटी एंड रीवैल्यूएशन ऑफ द प्लांट। तो बताएं क्या करें? बोलिए। एसिड रीवैल्यू होने के बाद कितने पे आ जाएगा? 40 को डिव करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आएंगे। बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका? मुझे चले पहले मैं बारी बारी आपसे पूछता हूँ, ये वाली वैल्यूज तो हमें समझ आ गई, ठीक है, इसमें हमें कोई मसला नहीं है। हमने पहले क्या कराना है? री वैल्यू। ठीक, एक बात तयशुदा है कि री वैल्यू होने के बाद हमारी पीपी की जो वैल्यू आ रही होगी, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, लेकिन इस वैल्यू में फिर कोई चेंज नहीं आना है, क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल में प्रोविजन का बढ़ना या कम होना हमारे पीपी को अफेक्ट नहीं करता। रीवैल्यूएशन सरप्लस अफेक्ट होगा या प्रॉफिट एंड लॉस कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है। अब बताएं मुझे, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि पीपी की फेयर वैल्यू कितनी होगी? पीपी की फेयर वैल्यू कितनी होगी? पीपी की फेयर वैल्यू, ये आपसे मेरा सवाल है, बताइए कितने आएगी पीपी की फेयर वैल्यू? हमें उसने बोला है डिसमेंटलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू इंक्रीज इनिशियल एस्टीमेट 30 से 40, चलो ये वाली बात समझ आ गई, 30 से 40 हो गया। और 40 वाली काम भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 40 हो गया डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 2 की पावर हमारे पास ये आएगा की पावर 3 हो जाएगा। भले 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 वो तो यहां आ गया ना, बेसिकली इसका जो भी कुछ छेड़छाड़ होगी वो तो इधर आएगी, इधर आएगी, पीपी इफेक्ट नहीं होना। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको एक सपोर्ट कर रहा हूं इस सवाल को सॉल्व करने में। बड़ा है, मैं तभी तो इस पे आया डायरेक्ट। कितना है? ये आ जाएगा 31.8 31.8। और गेन आ जाएगा 143.8 का। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हो कि फेयर वैल्यू एसेट मालूम है, नेट एसेट दिया है 112। यहां कितना आएगा? 112। ये कितना आ रहा है? इन दोनों को प्लस करें 1। सर ये आपने क्या किया है? पता नहीं मैंने क्या किया है यहाँ पे। यहां तक तो काम जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया था वही यहाँ पे आ रहा है। तो उस साइड पे उस वक्त की डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना प्रेजेंट वैल्यू पे, तो इधर की जो प्रेजेंट वैल्यू वो 31.8 आएगी लायबिलिटी। देखें इनिशियल एस्टीमेट 30 से हो गया 40। प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे ना इसको, तो लेके तो आए, तो मैंने क्या किया इसमें? मैं भी तो ये बोल रहा हूं भाई, ये गिवन है, ये गिवन है। मैं ये चलो यूं कर लूं, फिर से पढ़िए सवाल में क्या नजर आ रहा है। देखें फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन दैट डे वाज असेस्ड एट 112 पे। अगर फुल स्टॉप लेता तो मैं 112 यहां रखता, ठीक। लेकिन इसने बोल दिया नेट ऑफ, ठीक। तो नेट ऑफ डिसमेंटलिंग यानी कि इसमें से इसको माइनस करने के बाद कितना है? 112, ठीक। तो सर ये कैसे निकाला जाएगा? जैसे प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 40 डिवाइड बाय 1.08 की पावर हमने कर दिया 3, तो हमारे पास क्या आ गया? डिसमेंटलिंग कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ गई, ठीक है जी। ये जो अमाउंट है ये कहां आएगा? 143.8। जरा बात को समझिएगा। देखिए सवाल की नौयत
सॉल्व करने की थोड़ी सी चेंज होगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट आया था। ऑल्दो ये वाली बात को हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे समझ लिया। ये आ गया, बताइए 135.4 और 143.8 का डिफरेंस 8.4, ये आ गया गेन, 8.4 का आ गया गेन। ठीक, शुरू में तो हम बारी बारी जो किया वो लाइन खींच दी, जो किया लाइन खींच दी, पता नहीं यार क्या क्या कितनी सारी लाइन खींच दी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, काम को थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं। तो जो भी कुछ बीच में हो रहा होगा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी और ऊपर जो कारनामे करने होंगे वो हम करते रहेंगे। फिर बताइए अब क्या हो रहा है, 31.8 और इसका डिफरेंस कितना आया है, 8 बढ़ गया। बोले 3.55। ठीक, होपफुली आपको समझ आ गई होगी बात। यहाँ पे हमने क्या काम किए, यहाँ पे आप लोग जरा जर्नल्स बना लीजिए, जर्नल्स बना लें ताकि काम पक्का हो जाए हमारा। बोले पीपी डेबिट 8.4, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितना 8 और प्रोविजन क्रेडिट 8। देखिए इस टॉपिक के अंदर जो मेन पॉइंट पूछा जो जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि IFRIC 1 में कॉस्ट मॉडल में जो भी डिसमेंटलिंग लायबिलिटीज में चेंज जब आएगा तो उस चेंज को आपने कॉस्ट मॉडल फॉलो करें, पीपी में डेबिट क्रेडिट करेंगे या रीवैल्यूएशन सरप्लस या प्रॉफिट लॉस में करेंगे, ये दो सवाल होता है। कॉस्ट मॉडल में पीपी डेबिट क्रेडिट होगा प्रोविजन की चेंज आने पे, और रीवैल्यूएशन मॉडल में पीपी को हम नहीं छेड़ेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस या प्रॉफिट लॉस। मतलब ये कंक्लूजन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सवालात हमारे सामने आ रहे हैं, सवाल थोड़े से डिफरेंट नोयत के होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही का वही है। यानी कि IFRIC 1 के अंदर सिर्फ दो बातें मुश्किल से याद रखने की, कॉस्ट मॉडल में पीपी डेबिट क्रेडिट होगा बस, और रीवैल्यूएशन मॉडल में पीपी को नहीं छेड़ेंगे, हम रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट क्रेडिट कराएंगे बस। ये हो गया। इसका जो बी पार्ट है वो देख लीजिए, बी पार्ट जल्दी से कर लें। बी पार्ट, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या होने वाला है, क्वेश्चन 6 का बी पार्ट, पीपीई रीवैल्यूएशन सरप्लस और पीपी री यार ये हमारी वर्किंग है, सही है, वर्किंग हमने इस तरह से की है। हर एक का अपना अपना तौर तरीका होगा वर्किंग कराने का। मैंने इस चीज को तरजीह इसलिए दी क्योंकि 16 में भी हम लोग यूं वर्टिकली मूव कर रहे होते थे, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास डिफरेंट 2-3 कॉलम्स ऐड हो गए। वन 135.4, 3.15, 23.8। पहले क्या करेंगे, रीमेजर करेंगे। थर्टी 31.8 से बढ़ गया, इंक्रीज क्या करेंगे, एक मिनट, हमारे पास ओके यहां पे कितना आ जाएगा, इंक्रीज हुआ है कितने से, तो प्रोविजन तो बढ़ गया हमारा 8 से, इसमें दम कितना है, और 8 और 3.15 का डिफरेंस 4.85 नेगेटिव में। फिर बताइए कितना, 143.8, 8.4, 4.85 श्योर। गेन तो आपने बताया 135 और ये 8.4, तो वही मैंने वहीं से वैल्यूज उठाई हैं, 4.85
यानी कि पीएनएल को कर रहे होंगे क्रेडिट, क्योंकि पीएनएल डेबिट में जा चुका था। अब बताइए 8.4 माइनस 4.85 का डिफरेंस कितना आया? 3.55। ये कितना आ गया? 3.55। अब यहां पे देखो, हमें एटलीस्ट इस कंफ्यूजन में हम अब नहीं रहेंगे कि पहले रीवैल्यू करो और फिर रीमेजर करो, या पहले रीमेजर करो बाद में रीवैल्यू करो। वैल्यूज आपके पास सेम आनी है। एंट्रीज जरूर बना लीजिए इसकी। क्या होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, पीएनएल डेबिट 8, 4.85 और 3.15। $8.4, 4.85 और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 3.55। अगले सवाल पे आ जाइए। क्वेश्चन 7 है, उसके बाद फिर वो पास पेपर का एक सवाल आ रहा है। क्वेश्चन 7 पहले देख लेते हैं। ए पार्ट मिटा रहा हूं मैं। अब हमारे सामने सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। पीपी की कैरिंग वैल्यू दी हुई है, सरप्लस दिया हुआ है, वही सारी कुछ बातें गिवन है। पीपीई, रीवैल्यूएशन और प्रोविजन गिवन 500, 40 और 150। 540 और 150। फिर बताइए क्या हुआ? प्रोविजन इंक्रीज बाय, प्रोविजन इंक्रीज हुआ है कितने से? 60 से। ये तो अपनी जगह 500 का 500 रहेगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? प्रोविजन बढ़ गया तो प्रोविजन क्या हो जाना है? प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा कितना? 60। चलिए, रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना पड़ा हुआ है? और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर कितना चला जाएगा? 20। तो बोलिए यहाँ पे कितना? यहाँ से 40 गया और यहाँ से 20, कितना? 210। ये आ गया आपके पास 20 नेगेटिव में चल रहा है। ये वाली हमारी, मैं फिर बोलूँगा, ये वर्किंग है। तो एंट्री बनी पीएनएल डेबिट वगैरह वगैरह। पीएनएल डेबिट 20 रीवैल्यूएशन सरप्लस, और 8 में ज़रा देखते हैं, वही कुछ बातें शातें हैं। पीपीई, रीवैल्यूएशन, प्रोविजन, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे ताकि पीएनएल की भी गुंजाइश अगर निकले तो उसको हम वहाँ पे रख सकें। 100, 105, 70। सॉरी, प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है 30 से। ये तो हो गया ये तो हो गया आपका 40। ठीक है जी, होल्ड, यहाँ पे थोड़ा समझना है। प्रोविजन डेबिट हो गया 40। ठीक है जी, अब बताइए क्रेडिट 40 ही होगा? श्योर? सबसे पहले तो मुझे बताएं 40 की वैल्यू सही रखी गई है नहीं रखी गई है? सर 40 थोड़ी आएगा, 30 आएगा। चले, अब बताइए प्रोविजन तो डेबिट हो गया 30 से, क्रेडिट क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूं 30। लेकिन क्या रेफरेंस देंगे आप?
अच्छा, अनस की आवाज़ आ रही है, वो कह रहे हैं गेन। गेन मतलब ये बात करना चाह रहे हैं PNL। सर अगर हम लोग रीवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ाते हैं 30 से, बोल रहे हैं क्या करें? रीवैल्यूएशन सरप्लस को अगर बढ़ाते हैं 30 से, जरा देखना ये कितना हो जाएगा। एक बंदा मेरी इस हरकत को करने के बाद वो मेरी तरफ ताज्जुब से देख रहा है कि बोलता है भाई पीपी तुम्हारे पास कितने का है? 120 का, और उससे रिलेटेड तुम्हारे पास सरप्लस मौजूद हैं वो कितने के हैं? 135। भाई वाह, मतलब एसेट जो है वो 120 का है और सरप्लस तुम्हारे पास आ रहे हैं 135 के। तो ठीक है जी, तो मैंने उसकी ताज्जुब से बात सुनने पे, देखने पे मैंने बोला अच्छा चलो मैं मिटा रहा हूं। मैं क्या करूं? 30 का कुछ हिसाब किताब देना है सर। रीवैल्यूएशन सरप्लस उस एसेट के जो कैरिंग अमाउंट है उससे एक्सीड नहीं कर सकता, तो मैं यहां पे तो 120 आएगा, यहां पे मैं कितना डालूं? 15, तो ये कितना हो गया? 120। बाकी PNL में जो अनस भाई कह रहे थे वो कितना? PNL में इनकम कितनी रिकॉर्ड कर देंगे हम लोग? 15। हमारे पास ये वाली इसकी एंट्री बनेगी। अपेरेंटली सवाल तो बड़ा सिंपल सा था, ये छोटे छोटे से मस्ती वाले केसेस हैं। अब अगले सवाल पे आप आ जाइए ताकि मैं थोड़ी सी अपनी चाय मुकम्मल कर लूँ। सवाल आपके सामने है। ना बताओ बेटा। ताहा, उस्मान आपने अभी ज्वाइन किया है। अभी हम लोग पेज नंबर तकरीबन 5-6 पे पहुँचे हुए हैं, छठे पेज पे हैं हम ना। आप मेरे साथ स्टार्टिंग से हैं। ताहा बताओ बेटा, ये वाला जो काम किया हमने समझ आ गया? क्वेश्चन 8 तक आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कॉपी कर लें जी। आवाज़ आ रही थी आप लोगों को मेरी? मैं ये कह रहा था, आवाज़ म्यूट हो गई थी। मैं ये कह रहा था कि हमें यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट 30 से क्यों नहीं किया? 30 से हमने इसलिए क्रेडिट नहीं किया, अगर क्रेडिट 30 से कर देते तो होता कुछ यूँ कि रीवैल्यूएशन सरप्लस एसेट के कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा आ जाता, जो कि गलत है। तो हमने यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस को किस हद तक बढ़ाया? इतना बढ़ाया कि वो एसेट के कैरिंग अमाउंट के क्या हो जाए, मैक्सिमम इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 120 और रीवैल्यूएशन सरप्लस भी कितना हो गया? 120। बाकी जो 15 था उसको हम लोग कहाँ पे ले गए? प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम के तौर पे ट्रीट कर देंगे। अगला सवाल आपके सामने ZL सवाल है, ZL लिमिटेड, समय 2016, क्वेश्चन नंबर 5। On 1st January 2014, ZL Limited acquired a plant for rupees 3,000 million. ZL has a legal obligation to dismantle the plant at the end of its 4-year useful life. On the date of acquisition, it was estimated that the cost of the dismantling would amount to 400 million. तो दो तीन चीज़ें हमारे मतलब की थी, हमने नोट कर लिया कि भाई 3,000 का हमने एक्वायर किया और 4 साल ज़िंदगी है, और एक्विजिशन के वक्त हमने बताया कि भाई जब हम लोग आज से 4 साल बाद जाके एसेट को यूज़ एंड होगा तो हमने 400 मिलियन का खर्चा करना पड़ेगा। ZL यूज़ करता है रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ज़्यादातर आपको 5 चैप्टर के जो सवाल नज़र आएंगे वो नज़र आएंगे रीवैल्यूएशन मॉडल के ही। इक्का दुक्का मुश्किल से सवाल है जो कि कॉस्ट मॉडल का है। बाकी हमारे पास ज़्यादातर जितने भी सवाल आएंगे 5 चैप्टर्स में वो सिर्फ रीवैल्यूएशन मॉडल के। अच्छा जी, तो PP अकाउंट फॉर रीवैल्यूएशन एंड NRVM वही FIS 16 वाली घिसी पिटी लाइन। Depreciation is provided on SLM. The detail of revaluation carried out by the professional valuers and the revision in the estimated cost of dismantling as at 31st December 2014 in 15 are as follows. अब देखिए यहाँ पे वो क्या दे रहा है? Fair value of machine, net of dismantling, revised estimate of dismantling cost. ठीक,
थोड़ी सी ये वाली शरारत, वहाँ से सीखी थी हमने थोड़ी बहुत शरारत, फिर थोड़ी सी यहाँ पे हुई। इस शरारत का करने का पर्पस क्या था, वहाँ पे किया यहाँ पे किया, ताकि ये सवाल जो है ना वो आप खुद अपना दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले तो बेटा आपने वर्किंग कर लेनी है, और वर्किंग करने के बाद यहाँ पे वो आपसे मांग क्या रहा है। देखें वो ज़्यादातर फरमाइश कर रहा होता है जर्नल्स की। तो स्टार्ट लीजिए, वर्किंग पहले आप कर लें, वर्किंग आप करें फिर मैं करूँगा, मैच कर लेंगे वर्किंग, फिर हम बनाते हैं जर्नल्स। जल्दी से प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। चलें जी, आपने अपने एंड पे वर्किंग की है, अब मैं करने जा रहा हूँ वर्किंग इसकी। तो पेज नंबर कौन सा है? ZL। PPE हमारे पास है, और क्या क्या है हमारे पास? रीवैल्यूएशन सरप्लस है, प्रोविजन है, बल्कि काम करते हैं प्रोविजन यहाँ ले लेते हैं, रीवैल्यूएशन सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी कोई तरतीब ज़रूरी नहीं है कि इसी पे आप चलें। कॉस्ट कितनी है जी? 3000। और प्रेजेंट वैल्यू डिसमैंटलिंग कॉस्ट 273.2। 273 कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया? 273 कितना हो गया? 3273 273। अच्छा जी, पहली एंट्री बन जाएगी आपके पास पीपी डेबिट 3273, कैश क्रेडिट 3000 और प्रोविजन क्रेडिट 273। फिर बताइए, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 4 होगा, कितना आएगा? 818 कर दें, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट 27.3 हो जाएगा हमारे पास इंटरेस्ट। और फिर क्या हो रहा है हमारे पास? 31/12/14 पे क्या हुआ? रीवैल्यू हुआ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 24, ये 3, अच्छा। क्या हो रहा है? रीवैल्यू हो रहा है। मुझे बताइए, रीवैल्यू करें पहले या बाद में रीमेजर करें, या पहले रीमेजर बाद में रीवैल्यू, दोनों का जवाब सेम ही आना है। तो बताइए यहाँ पे 31/12/14 पे हमने ये मालूम करना है। बताइए हमारे पास फेयर वैल्यू कितनी आएगी? जी बोलिए, कितनी आ जाएगी? 2663। ये 2663 जो आएगी वो बता सकते हैं कैसे आएगी? नेट दिया हुआ है आपको, कितना? 2250। प्रोविजन कैसे आपने वर्कआउट किया? प्रोविजन 550 डिवाइडेड बाय 413.2, 2663.2, 2663.2। तो यहाँ पे गेन कितना आया? 208.2, 208.2, ठीक है जी। साल के एंड में रीवैल्यू हुआ है, तो हम लोगों ने एक्सेस डेप्रिसिएशन अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगले साल एक्सेस डेप्रिसिएशन आएगा, देखते हैं। फिर बताइए, रीवैल्यूएशन का यह आ गया, इसके बाद बताएं क्या होगा? प्रोविजन कितना है?
413.2 कितना डिफरेंस? 112.9 और 112.9 में से इसको माइनस बोले 95.3। सही है जी। तो बताएं इसकी पहले साल हमारे पास जर्नल्स क्या बन जाएंगी? पहले साल की जर्नल ज़रा बना लीजिए। पहले साल की जर्नल्स बना रहा हूं मैं यहाँ पे 1113 पे पीपी डेबिट 3273, कैश बैंक क्रेडिट 3000, डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये आ गया आपके पास प्रोविजन 273। फिर 31/12/13 पे डेप्रिसिएशन डेबिट अलाउंस क्रेडिट कितना 818। फिर इंटरेस्ट कितना 27.3, प्रोविजन 27.3। ठीक है जी। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपीई क्रेडिट, मैं ये वाली एंट्री नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट बना रहा हूं पीपीई डेबिट 208.2, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 208.2 सही है। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितना 112.9 और प्रोविजन क्रेडिट 112.9। ये होगी पहले साल की एंट्री। अब अगले साल जा रहे हैं। अगले साल बोलिए क्या होगा? वही पीपीई, प्रोविजन, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 887.7। फिर इंटरेस्ट 41.32। ठीक है जी 41.32। एक मिनट 112.9 हाँ जी। एक्सेस कितना आ रहा है आपके पास? एक्सेस कितना आया 31 पॉइंट, ये हो गया। ठीक है जी 31.76 आपके पास ये आ गया। और फिर बताइए आप क्या करेंगे? बोलिए 31/12 ये कौन सा हो जाएगा 14। फेयर वैल्यू जो आपने निकाली नेट कितना गिवन है? कितना गिवन है 1200। नेट कितना गिवन है? ये 1200। प्रोविजन 248। वर्किंग बता देंगे इसकी 300 डिवाइडेड बाय पावर 2 और यहाँ पे आ जाएगा एसिड 1448। 1448 ये कितना आ रहा था 888 माइनस करने के बाद 177 177
5.2, दोनों का डिफरेंस ये क्या हुआ है, लॉस है, ठीक है जी, लॉस। अब बताइए कितना, 327.2। अच्छा जी, ये काम इसका निपटा। फिर बताइए यहाँ पे क्या होगा अभी काम, ये तो 41.32 चल रहा है और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस अभी बैलेंस कितना आ रहा है, 95.3 माइनस 31.76। फोर वन थ्री पॉइंट टू प्लस 41.32, सॉरी कितना, 413.2 प्लस 41.32, 450, चलिए 454.52 और रिवैल्यूएशन सरप्लस बताइए 95.3 कितना, 63.54। अब आ जाइए, ये वाला काम तो हमने देख लिया कि लॉस हुआ 327.2, यानी कि पीपी तो हो रहा होगा यहाँ पे क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस में से कितना लिया जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में से कितना लिया जाएगा, पूरा ही ले लेंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस में से हम कितना लेंगे, ये वाली बात समझ आ रही है यार, पीपी क्रेडिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास उस वक्त कितना पड़ा हुआ है 63.54, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा 63.54, पीपी क्रेडिट हो जाएगा 327.2 से, और बाकी का जो अमाउंट होगा, बाकी कितना है, ये कितना 63.54 माइनस पीएनएल में 264 ही कर लें, चलें 3 कर लिया, बस इसी पे जाने दें। प्लीज इन डेसिमल्स वगैरह के चक्कर में मत काम खराब कीजिएगा। ये हो गया। अच्छा, प्रोविजन कितना आ रहा है 248, तो प्रोविजन में भी हमें यहाँ पे क्या होता हुआ नजर आ रहा है, डिक्रीज। कितना डिक्रीज नजर आया है प्रोविजन में, 206.5 माइनस, ठीक है जी। अब बताएं क्या करें, सर यानी कि एंट्री क्या बन रही होगी, प्रोविजन तो डेबिट हो रहा होगा 206.5, हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस में तो अभी कुछ पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 206 पॉइंट, जी ये वाला तो सही है ना, 206.5 बोले कितना बन जाएगा हमारे पास 50, नहीं किस में, बेटा बात सुनो, प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, ठीक, रिवैल्यूएशन सरप्लस में अभी यही सवाल आ रहा है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा या क्या जाएगा, चलें इस पे देख लेते हैं। बताइए एंट्री क्या बना है, ये वाला पार्ट मिटा दूं मैं, अभी हम देख लेते हैं। जो आप कह रहे हो ना कि वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा, ठीक है, एग्रीड। बोले यहां जाएगा, नहीं जाएगा। हमने क्या एंट्री सीखी है भाई, प्रोविजन डेबिट कितना 206.5, ये बात हो रही है, यही कह रहे हो ना, या कुछ और कह रहे हैं, अभी मैं इसमें आ रहा हूं, उठा रहा हूं। हाँ जी, जरा यहाँ पे देख लें क्या किया जाएगा 206.5 के हवाले से, जो अभी हमने एंट्री बनाई है, क्या यही एंट्री बनेगी या कोई और मामलात होंगे, बोलें। हमारे पास प्रोविजन डेबिट हो जाएगा, अभी सबर तो कर लें, अभी सबर तो कर लें। जैसे आपने अभी मुझे बोला ना कि रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे, लेकिन मसला यहाँ पे भी हुआ हुआ क्या, तुमने चीज पहले की हुई थोड़ी बहुत,
P&L में नेगेटिव इफेक्ट गया हुआ है, अगर वहां पे नहीं गया हुआ होता तो फिर हम वो पूरा का पूरा अमाउंट कहां पे लेके जा रहे होते, RS में। क्योंकि P&L के अंदर उसका एक नेगेटिव इफेक्ट अभी जा चुका है उस एसेट से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, यहां आएगा नहीं आएगा, यहां पे नहीं आना, वही वाला काम सही था। यहां पे कितना आ जाएगा 206.5, नेट ऑफ करके जो आप जवाब बता रहे थे ना 57, वही वाला जवाब सही था। किसका, ये कितना हो जाएगा, सही 206.5। देखें वर्किंग आपकी वहीं की वहीं चल रही है, बस थोड़ी सी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है, मुश्किल नहीं है, आपके सामने सारा सिनेरियो। ये तो अभी सिर्फ 5 ओवर का पहला सवाल हुआ है जिसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का दम था। एंट्री जरूर बना लीजिए जी, बताइए एंट्रीज बना लें इसकी, 2014 की एंट्रीज। दो 2013 की तो एंट्रीज हमने बना ली, 14 की। पहला साल कौन सा था हमारा, 14, ये है हमारे पास 15। बोले क्या एंट्रीज बनेगी 2015 की, डेप्रिसिएशन डेबिट कितना, हाँ 888 ही कर देते हैं यार, एक्यूमुलेटेड बोले या अलाउंस बोले, फिर ये तो बचकाना एंट्रीज हैं सारी, 41.32, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, 1 से 2 दफा हम इसी काम की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ आज सिर्फ इसकी प्रैक्टिस ही रखनी है। इससे पिछला वाला जो काम है जो हमने सपोर्ट में किया था उसकी करने की जरूरत नहीं, इस पे आ जाएंगे तो आपको खुद आइडिया हो गया कि बहुत सारा काम आप खुद ही समेट लेंगे। फिर P&L डेबिट, RS डेबिट और चलें उस पर एतराज है, 263.7 हमने 263 लिख दिया, फिर RS चलें यहाँ 7 लिख दिया, आपकी फरमाइश कितना 63 पॉइंट और 327.2, और द लास्ट वन कौन सी है, लास्ट वन कौन सी है, क्या किया, प्रोविजन डेबिट हो जाएगा और श्योर P&L 206.5। अगले सवाल पे जाते हैं, आ जाइए जल्दी से। GIL के नाम से सवाल है यहाँ पे, बोर्ड ड्रॉप कर दूं मैं, अभी एक सवाल मैंने बोर्ड पे कराना है और उसके बाद फिर वो GIL वाले सवाल पे जा सकूंगा, मतलब अभी एक चीज़ बोर्ड पे कराऊंगा क्योंकि उसमें एक चीज़ आने वाली है हमारे पास जिसको हैंड आउट पे नहीं किया हुआ, तो वो थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लेंगे और उसके बाद फिर हैंड आउट पे देखते हैं। पहले वो काम तो कर लेना ताकि उसके बाद जो कंटिन्यू हम करेंगे भी तो उसमें मसला ना हो, GIL शायद नहीं हो पाएगा। चले जी, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल हम बोर्ड पे करें कि PPE एक्वायर किया हमने on 11x1 फॉर, देख लेते हैं, लाइफ इज company uses SLM year end 31st December, PPE revalued to X1 पे, X2 पे, X3 पे,
100 ही रख देते हैं और 5 साल लग देते हैं और 120 डिवाइडेड बाय 4 120 फिर 3 48 डिवाइड बाय 3 16 12 36 148 पहले एसिड अपवर्ड जाएगा फिर डाउनवर्ड ले जाते हैं और फिर चले जाएगा आपका अपवर्ड। ठीक है जी। स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट को छोड़े, यहीं पे हम बात कर लेते हैं। हमारे पास एक होता है हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट, एक होता है कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट का मतलब ये होता है आपने एसेट एक्वायर किया जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, थ्रू आउट हम डेप्रिशिएट भी उसी कॉस्ट को करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, कम हो जाए, इम्पेयर हो जाए। हम लोग ना इम्पेयरमेंट को कंसिडर करेंगे ना रीवैल्यूएशन को कंसिडर करेंगे। इन दोनों चीज़ों को जब हम कंसिडर नहीं करेंगे और हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, इग्नोर करेंगे किन दो चीज़ों को, इम्पेयरमेंट को और रीवैल्यूएशन को, तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट इज एन अमाउंट एज इफ द एसेट had never been impaired, never been revalued। तो बोलिए कॉस्ट कितनी है? 100। यहां भी कितना है? 100। जरा साथ रहिएगा। डेप्रिसिएशन कितना आएगा 5 साल के मुताबिक? जी 20। यहां भी कितना आ जाएगा? बोलिए 20। हाँ जी। तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 80 आ गई और 80 आ गई। फिर क्या हुआ? 31/12 x1 पे एसिड रीवैल्यू हुआ। ठीक है जी। एसिड क्या हो गया? रीवैल्यू हुआ। और रीवैल्यू होने के बाद मुझे बताइए, इधर देखिएगा, रीवैल्यू होने के बाद एसिड कितने पे आ गया? 120 पे आ गया। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट में हम लोग 120 के इफेक्ट को नहीं डालेंगे। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट ये वो अमाउंट होता है एज इफ द एसेट हैड नेवर बीन इंपेयर्ड, नेवर बीन रीवैल्यूड। ठीक, तो बोलिए ये कितना आ जाएगा? 120। यहां पे गेन कितना आ जाएगा? 40 का। यहां पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहां पे वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही होगी? 80। ठीक, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 120। आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम ऐड कर दिया। कितना आ जाएगा? 40। और ये भी कितना हो जाएगा? 40। ठीक है जी। ये तो हुआ पहला साल। दूसरे साल चलते हैं। डिवाइडेड बाय 4 20। ये कितना? 30। ठीक। अच्छा जी, हम यहां पे देखते हैं कि एक्सेस कैसे आएगा। एक्सेस निकालने का क्या तरीका है हमारे पास? रीवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करेंगे। और वैसे भी हम देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना नजर आ रहा है? 20 और 30 का कितना डिफरेंस नजर आया? 10। ये 10 जो है वो कैसे निकाला गया? बोले 40 डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया क्या? माइनस। ये कैसे आया? 40 डिवाइडेड बाय 4।
आई एम सॉरी, वो ऊपर नीचे हो गया यार। कितना? बोले कितना आया? 90 और 30। ठीक है भाई। फिर अगेन क्या हुआ? रीवैल्यू हुआ। कितना हो गया? 48। ये कितना रहेगा? 60। डिफरेंस कितना आया? जी 42 का लॉस। सही है जी। क्या करेंगे? यहाँ से कितना लेंगे? 30 पूरा। यहाँ पे 0 हो गया। बाकी P&L में हमारे पास कितना आ जाएगा? सही है। फिर बोलिए। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर बोलिए डेप्रिसिएशन 20। 16 कैसे आया? 48 डिवाइड बाई 3। मैंने जान के यहाँ पे डिवाइड बाई 3 का मेंशन कर दिया है। यहाँ पे कुछ है 0। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना? -12। यहाँ चाहते हैं आप? बताइए कि हम लोग एक चीज यहाँ पे होती हुई देख रहे हैं कि सर जब एसेट डाउनवर्ड गया तो डेप्रिसिएशन में भी क्या आई? कमी आई, नहीं आई? तो डेप्रिसिएशन में कमी आने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका कोई ना कोई पॉजिटिव अफेक्ट गया होगा। बिल्कुल गया होगा। तो कितना प्रॉफिट एंड लॉस में उसका पॉजिटिव अफेक्ट गया होगा, हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं। कितना गया होगा? बता सकते हैं कितना? यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा? 4। क्या ये वाली बात समझ आई? देखें, जब एसेट अपवर्ड जाता है तो एक्सपेंस बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन की मद में। यानी कि जब एसेट अपवर्ड गया तो होगा क्या? डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा। डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा तो इसका मतलब एक्सपेंस ज्यादा आएगा। अब जब एसेट डाउनवर्ड गया तो डेप्रिसिएशन पहले के मुताबिक क्या आएगा? बोलिए। कमी आएगा। ज्यादा नहीं आएगा, क्या आएगा? कम आएगा। तो डेप्रिसिएशन जब कम आएगा तो इसका मतलब उस साल का एक्सपेंस कम आएगा। उस साल का एक्सपेंस जब कम आएगा तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसका एक अफेक्ट पॉजिटिव में पड़ेगा। कितना पड़ेगा? अभी हमने सिर्फ यहाँ पे ये देखा। कितना पड़ेगा? बोलिए। 4 का। ये वाली बात समझ आई? अब बताइए ये कितना हो जाएगा? 40। ये कितना? 48 माइनस 16। 48 माइनस 16 32। यहाँ पे 0 और ये कितना हो जाएगा? 8। किधर? कौन सी? देखिए बात सुनिए, हमने एसेट को जब रीवैल्यू कराया, एसेट की वैल्यू अपवर्ड गई। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन जितने से एसेट की वैल्यू ऊपर गई, बताइए डेप्रिसिएशन में इजाफा आएगा या नहीं आएगा? मिसाल के तौर पे एसेट की वैल्यू 10 से ऊपर गई और रिमेनिंग लाइफ थी मिसाल के तौर पे 5। तो अगर एसेट अपवर्ड नहीं जाता तो हमारा 10 का अमाउंट जो इजाफी आया वो डेप्रिशिएट होता ही नहीं। तो इसका मतलब एसेट था मिसाल के तौर पे 100 का, एसेट बढ़ के कितने पे चले गया? 110। तो इसका मतलब डेप्रिशिएट होना कौन सा था अमाउंट? वैसे अगर रीवैल्यू नहीं होता 100 डिवाइड बाय कितना होता? 5। तो कितना आता? बोलिए 20। लेकिन अब क्या होगा? एसेट जो डेप्रिशिएट होगा वो 100 डिवाइड बाय 5 नहीं होगा, वो कितना होगा? 110 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 5। तो इसका मतलब 10 का अमाउंट मजीद डेप्रिशिएट होगा। ये वाली बात समझ रही? तो 110 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो कितना आया? जल्दी बोलिए। 110 डिवाइड बाय 5 करते हैं, कितना आ गया? 22। अगर ये एसेट रीवैल्यू नहीं होता तो 100 डिवाइड बाय 5 करते तो कितना आता? 20। लेकिन चूंकि एसेट रीवैल्यू हुआ और एसेट अपवर्ड चले गया, कितने से अपवर्ड गया? बोलिए 10 से अपवर्ड गया। तो इसका मतलब 10 का अमाउंट भी क्या होगा? बोले डेप्रिशिएट होगा। तो 20 के बजाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 22 का आएगा। तो हमने क्या किया? एक्सेस डेप्रिसिएशन का सिनेरियो यहाँ पे समझा। हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करा देंगे और रिटेन अर्निंग को क्या करा देंगे? क्रेडिट। ये वाली बात हम जानते हैं।
सर ये तो वो सिनेरियो था जब एसिड हमारा क्या गया था अपवर्ड। अगर एसिड डाउनवर्ड जाता तो इसका मतलब एसिड की वैल्यू ज्यादा डेप्रिशिएट नहीं होती, तो डेप्रिसिएशन में कुछ ना कुछ कमी आती। तो डेप्रिसिएशन में जब कमी आती तो एक्सपेंस में कमी आती, एक्सपेंस में कमी आती तो इसका मतलब उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ये वाली बात समझाने की कोशिश की है कि प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इफेक्ट कितना पड़ता। यहाँ देखो ये आ रहा है हमारे पास 12, चले यहां से ना देखो, इधर देखो, ये कितना आ रहा है 20, ये कितना आ रहा है 16। यानी कि एसिड अगर हमारा जिंदगी में कभी इम्पेयर नहीं हुआ होता, कभी रीवैल्यू नहीं हुआ होता, तो डेप्रिसिएशन आता कितना 20, लेकिन आ कितना रहा है अभी 16। तो देखो 4 का हमारे पास एक्सपेंस में कमी आ रही है, तो प्रॉफिट हमारे यहाँ पे क्या हो रहा होगा 4 से बढ़ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस बार बार हमें दिखाया नहीं जाएगा, ना ही हम लोग लेंगे। हम लोग सिंपल क्या कर रहे होंगे, वो जो भी पीएनएल में उसका इफेक्ट गया मैंने डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करेंगे। यानी कि आपने जब भी एसिड अपवर्ड से डाउनवर्ड में जा रहा होगा और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में जो कमी आ रही होगी, उसका इंपैक्ट जो पीएनएल में पड़ना है, उसके लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है। हिस्टोरिक कैरिंग अमाउंट, थोड़ा सा मुस्कुराए फिर कैरिंग अमाउंट, फिर हमने इतना लंबा काम नहीं करना। हमने सिंपल ये देखना होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में उसका कितना इफेक्ट गया, डिवाइडेड बाय स्ट्रेट अवे क्या होगा, रिमेनिंग लाइफ होगी। ये लंबी स्टोरी नहीं करनी होगी। अभी तो यहाँ पे लंबी स्टोरी हो रही है ना कि 20 आता अगर वो जिंदगी में कभी इंपेयर या रीवैल्यू नहीं हुआ होता, और आज भी कितना रहा है बोलिए 16। ये तो नजर आया, लेकिन हमने इस तरह के नजारे करने नहीं होंगे। जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, डिवाइड क्या करेंगे, डायरेक्ट 12 डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारे पास वही जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, फिर बताइए अगेन क्या करेंगे बेटा, रीवैल्यूएशन हो रही है ना, रीवैल्यूएशन हो रही है, श्योर ऐसा ही है, बता दीजिए अगर कुछ और हो रहा है तो बताएं। ये तो अपना 40 रहेगा, ये कितना कितना डिफरेंस 40 गेन। अब आ जाओ, देखो यहां पे जब आप हरकत कर रहे हैं ना तो आपको खुद ही समझ आ रहा है कि मैंने किसको कैंसिल आउट करना है और किस में कितना प्लस या माइनस करना है। तो बताइए पीपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और चूंकि आज से पहले एसिड जब, यार याद कराइए 16 में मैंने आपको वो एक बनाया था वो डब्बा नुमा, कि एसिड डाउनवर्ड से अपवर्ड में जाएगा तो इस डब्बे में जो भी कैलकुलेशन है उसकी वजह से आपने मालूम करना होगा। ये पूरा ये 16 का काम चल रहा है, अपवर्ड से डाउनवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड, यही वाला काम चल रहा है। वहां पे हमने थोड़े से वो बना दिए थे, जुगाड़ पे चले थे हम, ठीक। यहाँ पे जो है हमारे पास चीजों को थोड़ा सा बैकग्राउंड देके समझना, ऑल्दो अगर वहां भी ये काम करते तो भी जवाब आता। अब बताइए क्या करेंगे, पीपी तो डेबिट हो जाएगा, ये कितना होगा पीएनएल में अभी तक इफेक्ट -8 में था, तो उसको क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, यानी कि पीपी डेबिट हो जाएगा, पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि ऐसे डाउनवर्ड से जब अपवर्ड में जाता है तो एंट्री क्या बनती, पीपी डेबिट, पीएनएल में उसका जितना भी अभी अफेक्ट बाकी रह गया उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा और फिर रीबैलेंस सरप्लस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये आ गया 0, डन है। और फिर सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से हमारी सूरत हाल चलते रहेगी, क्योंकि हमारे पास 3 सालों का रिवैल्यूएशन कराया था। ये हमने सवाल इसलिए किया, ये सवाल हमने इसलिए किया ताकि हमारे पास जो अगला सवाल आ रहा है जीआईएल का, जीआईएल में हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है, देख लेते हैं हमारे पास। बल्कि एक काम करते हैं, अगली क्लास में ये जो हमारे पास ये जो 3 सवाल नजर आ रहे हैं, मजीद कुछ और भी सवाल है, मजीद कुछ और भी सवाल है, वो भी ऐड करके इसको एक साथ ही फारिग कर लेते हैं। यानी अगली क्लास के अंदर जो भी इसके 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये 3 सवाल हैं, 1-2 और सवाल हैं, वो करके हमारा काम जो है वो फिर एक वन एंड हो जाएगा। ये सिर्फ हमने भी नॉलेज पर्पस के लिए देखा था, क्योंकि हमारा एसिड जब अपवर्ड से डाउनवर्ड में जा रहा होगा, इसकी जरूरत पड़ी क्यों है, वैसे इस काम की जरूरत पड़ी क्यों है सर? क्योंकि हम लोग प्रोविजन को जब बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो रीवैल्यूएशन मॉडल में पीपी को नहीं डेबिट क्रेडिट करते। यहाँ पे किसको डेबिट क्रेडिट कराया जाएगा, आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस को या पीएनएल को। तो अगर आपके पास पीएनएल का जो अमाउंट ऑलरेडी मौजूद होगा, मिसाल के तौर पे अगर हमारा प्रोविजन जो है वो कम हुआ होता, प्रोविजन डेबिट हुआ होता, अज्यूमिंग कि भाई हमने डिस्मेंटलिंग लायबिलिटी को रीमेजर किया और प्रोविजन हमारा कम हो गया, तो प्रोविजन तो डेबिट होगा। अब हम क्या करें सर, रिजर्व में अगर हमारे पास कुछ है या नहीं है, तो हमने देखना होगा हमारे पास पीएनएल का भी नेगेटिव में चल कितना है, क्योंकि पीएनएल को
या तो रीबैलेंस सरप्लस को हमने डेबिट क्रेडिट करना होता है, तो इसलिए काम किया गया। चलें जी, अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।